वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दो भयानक कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं पहली कहानी। बीकानेर मेल अपनी पूरी रफ्तार से राजस्थान के रेगिस्तान को चीरती हुई चली जा रही थी। सेकंड क्लास के डब्बे में इतनी जगह थी कि सारे लोग आराम से लेट सकते थे। डब्बे में मध्यम बल्ब रोशन थे। इन मध्यम बल्बों के साए अजीब लग रहे थे। माहौल पर एक गहरी खामोशी छाई थी। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा। पूर्णिमा की चांदनी में दूर दूर तक रेत के टीले साफ नजर आ रहे थे। एक अजीब सी डरावनी फिजा छाई थी। हर पूर्णिमा की रात को रेगिस्तान के टीलों के बीच भूतों का नाच होता है। मुझे अपने एक राजस्थानी दोस्त की बात याद आई और मैं डर से कांप गया। मैं अपने ख्यालों से उस वक्त चौंका जब गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। डब्बे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। मैं उसे देख नहीं सका। मैं जल्दी से पांव फैलाकर लेट गया ताकि वो मेरी सीट पर न बैठ सके। सभी सीटों पर मुसाफिर सो रहे थे। थोड़ी देर तक वो खड़ा रहा, फिर मेरे पांव के पास बैठ गया। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। बल्ब की रोशनी में उसका सर चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक बाल नहीं था, यहाँ तक कि भवें और पलकें भी गायब थीं। उसके होठ गहरे लाल थे, गालों पर भी लाली छाई हुई थी और उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। उसकी आंख से आंख मिलते ही मैं कांप गया। उसके चेहरे पर एक सख्त मुस्कुराहट नाच उठी। मैंने उसके दांतों को देखा जो उसकी आंखों से भी ज़्यादा भयानक थे, सफ़ेद, चमकीले और मजबूत। लेकिन वो दांत जिनको अंग्रेज़ी में कैनाइन कहते हैं, दूसरे दांतों से 8 इंच लंबे थे और नुकीले भी। उसने अपना निचला होठ नुकीले दांतों के नीचे दबा रखा था और ललचाई नज़रों से मेरे सारे जिस्म को देख रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लगता था कि जैसे किसी शिकारी को मोटा शिकार मिल गया हो। वो बार बार अपने होठों को ज़बान से चाट रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने निचले होठ को अपने नुकीले दांत से काट लिया। खून की बूंदें उसके होठों पर खेलने लगी। उसने इन बूंदों को चाट लिया। शायद चाटने से उसका नशा तेज हो गया था। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। वो कुछ करने को बेचैन नजर आ रहा था। उसकी बेचैनी की वजह मेरी समझ में आ गई। वो मेरे सोने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं सो जाऊंगा तो न जाने ये भयानक आदमी क्या करेगा। मैंने सोचा कि उठकर बैठ जाऊं और सारी रात जागकर गुजार दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सोने का बहाना करूं और जब वो कोई गलत काम करेगा तो मैं उसे पकड़ूंगा या किसी को मदद के लिए बुलाऊंगा। ये सोचकर मैं सो गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा ताकि वो समझे कि मैं सच में सो रहा हूँ। 1-2 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ मिनटों के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो कंबल धीरे धीरे खींच रहा है। उसकी उंगलियां मेरे पाँव से छू गईं और मेरा सारा बदन लरज़ उठा। मैंने पाँव हटाना चाहा, मगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा बदन सुन्न हो गया है। वह रहस्यमयी आदमी मेरे पाँव पर उंगलियां फेर रहा था। मैंने पूरी ताकत से हरकत करने की कोशिश की, मगर ताकत जवाब दे चुकी थी। सिर्फ दिमाग कुछ कुछ काम कर रहा था। वो शख्स अब धीरे धीरे मेरे पाँव को ऊपर उठा रहा था। थोड़ी देर बाद उसके गर्म होंठ मेरे पाँव पर रखे थे। मैं चीख पड़ा, मगर मेरे करीब की सीट पर सोए हुए आदमी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसका नुकीला दांत मेरे दाएं पैर में चुभ गया। उसने फिर दांत को अलग कर लिया और दोनों होंठ घाव पर रख दिए। मुझे लगा कि मेरा सारा खून दाएं पैर की तरफ से खींचा जा रहा है। शायद वो खून चूस रहा था। मेरे सोचने समझने की ताकत ख़त्म होती जा रही थी और एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। मैं अपनी सीट से लुढ़क गया और मेरे पांव उस शख्स की पकड़ से आज़ाद हो गए। फिर मेरा सर खिड़की से टकराया और मैं बेहोश हो गया। एक गहरा अंधेरा हर तरफ छा गया। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैंने अपने पापा को अपने करीब देखा। मैं हॉस्पिटल में पड़ा था और भी बहुत सारे लोग मेरे करीब ज़ख्मी हालत में पड़े थे। क्या हुआ? मैंने लड़खड़ाती ज़बान में अपने पापा से पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। तुम 48 घंटे से बेहोश पड़े थे। क्या बहुत चोट आई है मुझे? नहीं,
एक दो जगह खराशें आई हैं। फिर ये खून क्यों दिया जा रहा है मुझे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक डॉक्टर जो मेरे पलंग के पास आ गया था बोला, तुम्हारे बदन में कहीं भी कोई जख्म का निशान नहीं है, फिर भी तुम बहुत सारा खून खो चुके हो। और मेरी आंखों में एक भयानक चेहरा घूम गया। फिर मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगीं। मेरे दाएं पैर को ज़रा गौर से देखिए, कोई निशान तो नहीं है? डॉक्टर ने झुककर देखा और बोला, हाँ एक निशान तो है, लेकिन ये तो ऐसा है जैसा कि कुत्ते के काटने से होता है। इसके चारों तरफ के हिस्से सूज गए हैं। और मैंने सारी कहानी सुनाई, मगर उनको मेरी बातों का यकीन नहीं आया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, डॉक्टर साहब बोले। कोई शख्स इस तरह किसी आदमी का खून नहीं पीता। खून पीने की बात मान भी ली जाए तो ये इम्पॉसिबल है कि उसकी उंगलियों के छू जाने से तुम्हारा बदन सुन्न हो गया हो। आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी खौफनाक हादसे की खबर ख्वाब में मालूम हो जाती है। इसी तरह रेल के हादसे से पहले तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा, मगर मैं इस हादसे को सपना मानने को कतई तैयार नहीं था। फिर पैर में वो निशान भी तो था, उस भयानक शख्स के दांत का निशान। उसके दांत भी कुत्ते के दांतों की तरह नुकीले और लंबे थे। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने उस भयानक शख्स का पूरा नक्शा बताकर पूछा, क्या ऐसा कोई शख्स जख्मियों में नहीं मिला? डॉक्टर ने कुछ कागज़ निकालते हुए कहा, हाँ एक शख्स बिल्कुल इसी शक्ल का मिला तो था। उसका मुंह खून से भरा हुआ था। सर पर एक वजनी काला बॉक्स, जो बाद में पता चला कि तुम्हारा था। बॉक्स के गिरने से उसकी मौत हो गई। उसकी लाश कहाँ है? किसी ने पहचान की? मैंने पूछा। इतने में एक शख्स घबराया हुआ अंदर आया और धीरे धीरे डॉक्टर से कुछ कहने लगा। मैंने देखा कि डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। फिर वो मुड़कर मेरी तरफ रुकते रुकते बोला, उस भयानक शख्स की लाश घर से रात को गायब हो गई और लाश घर के चौकीदार की लाश अभी मिली है। उसके जिस्म में खून की एक बूंद भी नहीं है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आइए सुनते हैं दूसरी और आखिरी कहानी। टोनी को रहस्यमयी ज्ञान से कतई कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इन बातों का मजाक उड़ाया करता था। उसके नज़दीक ये सारी बातें ढकोसला थीं और ज़्यादा अक्लमंद लोग अपने से कम अकल रखने वालों की बेवकूफ़ियों से पूरा पूरा फ़ायदा उठाते थे। टोनी का कोई दोस्त अगर किसी माहिर पामिस्ट को हाथ दिखाकर आता और पामिस्ट की महारत पर कमेंट करता तो टोनी एक ठहाका लगाता। बेचारे पामिस्ट को अपने हाथ की लकीरों का पता नहीं, वो तुम्हारे हालात क्या बताएगा। बात यह है कि हर समाज में 80% लोगों की तबीयत और हालात एक ही जैसे होते हैं, बस पामिस्ट वही बातें बता देता है। अगर कोई दोस्त किसी ज्योतिष या नजूमी के पास से आता तो टोनी खूब हंसता। अरे भाई, सितारा किसी के मुकद्दर का हाल कैसे बता सकता है? उसकी ये बातें टोनी के उन दोस्तों को बुरी लगती थीं जिनको रहस्यमयी ज्ञान की सच्चाई पर यकीन था, मगर टोनी को उनके बुरा लगने की कभी परवाह नहीं रहती थी। वो अक्सर इस बात की कोशिश करता था कि इस बारे में कोई बात ना हो, मगर मालूम नहीं कौन सी ताकत थी जो उसे इन रहस्यमयी बातों का मजाक उड़ाने पर मजबूर करती थी। टोनी को सबसे दिलचस्प खबर एक दिन उसके गहरे दोस्त जिम्मी ने दी। टोनी, तुम रहस्यमयी ज्ञान पर यकीन नहीं रखते हो ना? उसने पूछा। नहीं, यकीन करना तो दूर की बात है, मैं तो इनको ढकोसला और आला दर्जे की बेवकूफ़ी करार देता हूँ। मगर टोनी, जिम्मी ने कहा, आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा और मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर यकीन करने लगोगे। कोई और होता तो टोनी कभी जाने की हामी नहीं भरता, मगर जिम्मी उसका बेहतरीन दोस्त था और उसकी बात टालना या उसका दिल दुखाना टोनी के लिए पॉसिबल नहीं था। टोनी उस दिन जिम्मी के साथ गया, मगर उस रहस्यमयी माहौल में उसे पहली दफ़ा ऐसा लगा जैसे वो अकेला है। हालांकि जिम्मी उसके बराबर बैठा हुआ था, लेकिन टोनी को यूँ लग रहा था कि जैसे फ़र्श पर सिर्फ वही अकेला है और कोई भी नहीं।
कमरे में हल्का अंधेरा छाया हुआ था, जिसमें फर्श पर बीच में रखी हुई मेज़ नज़र आ रही थी और उसके करीब एक औरत बैठी हुई थी, मगर अंधेरे की वजह से उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। जब टोनी की नज़रें अंधेरे की आदी हुईं तो उसने देखा कि औरत किसी गहरे रंग का लबादा पहने हुए हैं। बेटे, तुम मेज़ के करीब आ जाओ, उन्होंने कहा तो टोनी खिसक कर मेज़ के किनारे पहुंच गया। अब उसने गौर से मेज़ पर रखे सामान को देखा। उसकी नज़रें अब भी ये पहचानने में असमर्थ थीं कि मेज़ पर क्या है। खटाक, और इसके साथ ही लाल रंग का छोटा सा बल्ब रोशन हो गया। मेज़ पर एक गोल कागज़ बिछा हुआ था, जिसके बीचों बीच एक बड़ी सी सुई लगी थी, जैसे जैसे कंपास में होती है। दायरे में चारों तरफ लेटर्स लिखे हुए थे। सुई नीचे के ऐसे खाने पर रुकी हुई थी जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था। उसे देखकर टोनी को ऐसा लगा जैसे जुए खानों में दायरों में सुई घूमती है। दाव लगाने वाले कोई नंबर बोलते हैं और सुई तेज़ी से घुमाई जाती है, और जब तक सुई नहीं रुकती दाव लगाने वाले बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। फिर सुई धीरे धीरे किसी खाने में रुक जाती है। जुए खाने वाला उस खाने का नंबर बोलता है और किसी एक का चेहरा खुशी से खिल उठता है। कुछ इसी किस्म का दायरा इस मेज़ पर बना हुआ था। फ़र्क ये था कि किस्मत आजमाई के दायरे में अलग अलग नंबर लिखे होते हैं और इस दायरे में लेटर्स लिखे हुए थे। टोनी को अजीब सी हालत का एहसास हुआ, मगर उसने इस हालत को रहस्यमयी माहौल का असर समझा। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? औरत ने पूछा। टोनी। टोनी बेटे, मैं खुद कुछ नहीं करती, मैं तो बस आत्मा बुलाती हूँ और वो आत्मा जवाब देती है। तो क्या आत्मा खुद जवाब देती है? टोनी ने पूछा। नहीं, जब आत्मा आती है तो ये सुई ज़ोर से हिलती है और सवाल करने वाला अपना सवाल कर देता है। तो ये कहते कहते वो रुक गई। मगर तुम ये क्यों पूछते हो? अभी सब तुम्हारे सामने होगा। तुम जो पूछना चाहते हो सोच लो, और जब मैं कहूँ तो अपना सवाल दोहरा देना, और अगर तुम चाहो तो अपने दोस्त को बाहर भेज दो। नहीं, टोनी ने कहा। वो जिमी को बाहर नहीं भेजना चाहता था। वो बड़े दिल गुर्दे का था, मगर मालूम नहीं क्यों माहौल के रहस्यमयी होने की वजह से वो घबरा रहा था। तुम किसकी आत्मा बुलवाना चाहते हो? मैं? टोनी ने कुछ देर सोचा। मैं अपने पापा की आत्मा को बुलवाना चाहूँगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब कमरे में सिर्फ 3 लोगों के सांस लेने की आवाज़ थी। चारों तरफ अंधेरा था और रोशनी सिर्फ उस खाने पर थी जहाँ आत्मा आकर सुई को हिलाती। फिर औरत ने कुछ पढ़ना शुरू किया। वो कुछ अलग ज़बान में बार बार दोहरा रही थी। टोनी पर बेहोशी सी छाने लगी। टोनी, टोनी, तुम आत्मा को आवाज़ दो। औरत की आवाज़ आई। मैं अपने पापा की आत्मा को बुलाना चाहता हूँ। सन्नाटा। फिर आवाज़ दो। मैं अपने पापा की आत्मा को बुलाना चाहता हूँ। उनका नाम था मिस्टर रॉबर्ट। था नहीं है, कहो। मिस्टर रॉबर्ट को अपने पापा की आत्मा को बुलाना चाहता हूँ। इस बार कमरे में एकदम रोशनी का झमाका हुआ, जैसे फोटोग्राफर की फ्लैश गन का होता है। फिर बल्ब की रोशनी लाल से अचानक हरी हो गई और दायरे में बनी हुई सुई तेज़ी से हरकत करने लगी, मगर ये हरकत खाली खाने तक ही सीमित थी। तुम्हारे पापा की आत्मा कमरे में मौजूद है, औरत ने कहा, और ये जुमला सुनते ही टोनी पसीने से नहा गया। उसने अच्छी तरह सुना कि कमरे में कदमों की चाप आ रही थी। वो इस चाप को अच्छी तरह पहचानता था। जब कभी उसके पापा किसी बात से बेचैन होते थे तो वो इसी तरह कमरे में टहला करते थे। ये जानी पहचानी चाप थी। टोनी एकदम उछल पड़ा। वो समझा कि शायद उसके पापा की आवाज़ है, मगर दूसरे ही लम्हे उसे अंदाज़ा हुआ कि उस औरत ने उसे धीरे से आवाज़ दी थी। टोनी, अपने पापा की आत्मा को ज़्यादा परेशान मत करो। सवाल करो और फिर जल्द से जल्द उन्हें रुखसत करो। गुड इवनिंग पापा।
टोनी की आवाज़ लर्जी। सुई ने हरकत की। सुई अलग अलग खानों तक जाती, सुई अलग अलग खानों तक जाती और खाली खाने तक वापस आती, और जब सारे लेटर्स उसने मिलाए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मिस्टर रॉबर्ट कभी टोनी के सलाम के जवाब में मॉर्निंग या नाइट नहीं कहते थे, बल्कि ओके कहते थे। इस बार भी सुई ओ और के पर जाने के बाद वापस खाली खाने में लरजने लगी थी। क्या आपको मेरी मॉम का नाम, मेरा मतलब है क्या आपको अपनी बीवी का नाम याद है? सुई लेटर पर जा जाकर खाली खाने तक वापस आने लगी। आत्मा ने नाम लिख दिया था, जूलिया। टोनी इस अनुभव से निठाल सा हो गया था। उसके पापा की आत्मा उसके करीब मौजूद थी और उसके सवालों का जवाब दे रही थी। आपकी मौत कैसे हुई? ये वो सवाल था जो मुद्दतों से टोनी के दिमाग में था, और जवाब ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। सुई ने हरकत शुरू की और टोनी सन्नाटे में रह गया। सुई की हरकत ने जहर का शब्द बनाया था। जहर किसने दिया था? टोनी ने कांपती आवाज़ में सवाल किया। सुई ने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। वर्ड, फिर खाली खाने में वापसी, वर्ड, फिर खाली खाने में वापसी, फिर वर्ड, वापसी, फिर वर्ड, वापसी, वर्ड, फिर वापसी। टोनी ने लेटर को दोहराना शुरू किया। BARTER। सुई अब खाली खाने में लरज रही थी। बार्टर। टोनी ये नाम बनाकर शॉक्ड और जमा सा रह गया। अब उसके सेंसेस जवाब देने लगे थे। औरत की आवाज़ उभरी। टोनी, मिस्टर रॉबर्ट की आत्मा को वापस भेज दो। आत्मा वापस जाए, आत्मा वापस जाए, आत्मा वापस जाए। सुई खाली खाने में थोड़ी देर लर्जी, फिर जम सी गई और औरत ने कमरा रोशन कर दिया। कमरे में चारों तरफ अलग अलग किस्म की तस्वीरें टंगी हुई थीं। खिड़कियों पर गहरे रंग के मोटे पर्दे पड़े हुए थे। दाईं तरफ एक मेज़ पर बड़ा सा ग्लोब रखा हुआ था, मगर उस पर दुनिया के नक्शे के बजाय तरह तरह के वर्ड लिखे हुए थे। बस अब आप दोनों जाइए, औरत ने कहा, और टोनी ख्वाब की सी हालत में जिम्मी के कंधे पर हाथ रखकर बाहर खुली हवा में निकल गया, लेकिन बहुत देर तक उसके होश बहाल नहीं हुए। मेरे पापा की आत्मा ने सही बताया, मेरा भी यही ख्याल था, मगर उस वक्त मैं बहुत छोटा था। टोनी ने जिम्मी को बताया। तुम्हारी मॉम? नहीं जिम्मी, ऐसा मत सोचो। मेरे पापा को जहर दिए जाने में मेरी माँ का कोई हाथ नहीं हो सकता। वो तो पापा के इंतकाल से 1 साल पहले मर चुकी थीं। ये पार्टर कौन है? पार्टर? मैं जानता हूँ कि पार्टर कौन है और वो इस वक्त देश के किस हिस्से में रहता है। जिम्मी ने टोनी से और कुछ पूछना सही नहीं समझा। उसी दिन से टोनी रहस्यमय ज्ञान में दिलचस्पी लेने लगा। उसकी फेवरेट हॉबी आत्माओं को बुलाना हो गया। टोनी को कभी कभी खुद पर हैरत भी होती थी। वो अचानक बदल गया था। अपने दोस्तों से वो रहस्यमय ज्ञान के सच्चे और सही होने पर बहस करने लगा था, जिनका वो कभी मजाक उड़ाया करता था। उसकी तबीयत के इस बदलाव पर सब हैरान थे, मगर ये बात सिर्फ जिम्मी को मालूम थी कि टोनी में इस बदलाव की असल वजह क्या है। मगर ये बात जिम्मी को भी मालूम नहीं थी कि टोनी आत्माएं बुलाने की प्रैक्टिस में एक्सपर्ट हो गया है और मिसेज़ रूथ के यहाँ वो बाकायदा सीखने जाने लगा है। मिसेज़ रूथ ने शुरू में तो आत्माओं को बुलाने का अमल सिखाने के लिए इनकार किया, मगर टोनी के बेहद कहने और ज़िद करने पर आखिरकार उसे मानना पड़ा। वैसे ये बात टोनी को अच्छी तरह मालूम थी कि इस सिलसिले में मिसेज़ रूथ ने किसी आत्मा को बुलाकर मशवरा किया था और उसकी इजाज़त के बाद ही वो टोनी को अपना इल्म सिखाने पर तैयार हुई थी। टोनी ने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। उस दिन वो खुशी के मारे सारी रात नहीं सो सका जिस दिन उसने पहली बार खुद आत्मा बुलवाई थी। उसने आत्मा बुलवाई, सुई लर्जी और टोनी ने आत्मा को वापस भेज दिया। इससे ज़्यादा ख़तरा वो मोल लेने पर तैयार नहीं था। दूसरी दफ़ा उसने आत्मा बुलवा कर उससे सलाम दुआ की और उसे वापस भेज दिया। तीसरी दफ़ा उसने शेक्सपियर की आत्मा बुलवाई।
कुछ साहित्य से जुड़े सवाल के बाद टोनी ने शेक्सपियर की आत्मा को भी खुदा हाफिज कह दिया। टोनी की इन लगातार कामयाबियों से मिसेस रूथ बहुत खुश हुईं, मगर जब टोनी ने कहा कि वो जिंदा आदमी की आत्मा को बुलाना चाहता है तो मिसेस रूथ हैरत से उछल पड़ी। जिंदा आदमी की आत्मा? हाँ, मैं चाहता हूँ कि अब जिंदा आदमी की आत्मा बुलवाऊँ। मगर जिंदा आदमी की आत्मा बुलवाओगे? मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मिसेस रूथ ने हैरत से कहा। मिसेस रूथ, मैं ये तजुर्बा ज़रूर करूँगा। मिसेस रूथ, मैं ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करूँगा। नहीं टोनी बेटे, ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते जिनका हुक्म ही ना मिला हो। यही इस इल्म के आदाब हैं, यही इस ज्ञान के नियम हैं। तो क्या ये इम्पॉसिबल बात है? ये तो मैं नहीं कह सकती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस ज्ञान में जिंदा लोगों की आत्माएं बुलाना मना है और किसी ने इस उसूल को तोड़ने की कोशिश नहीं की है। ये कहते हुए मिसेस रूथ ने महसूस किया कि टोनी कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं रहा। दूसरे दिन मिसेस रूथ और जिमी दोनों ने रेडियो, अखबार, टेलीविज़न से ये खबर सुनी कि मुल्क के मशहूर पूंजीवादी और उद्योगपति मिस्टर बार्टर अचानक बेहोश हो गए और ये उनकी बेहोशी उनकी मौत पर ख़त्म हुई। उस दिन शाम को टोनी ने जिम्मी को तो सिर्फ इतना बताया था कि मिस्टर बार्टर ही ने कारोबारी दुश्मनी की वजह से उसके पापा को जहर देकर हलाक किया था, मगर मिसेस रूथ को मालूम था कि टोनी ने मिस्टर बार्टर की आत्मा को बुलाने के बाद दायरे की सुई तोड़ दी थी और उसे वापस नहीं भेजा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।